हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.6 जो है हमारी उसके क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक सॉल्व करवाए थे। अब बेसिकली 7 से लेके 14 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में हमें मैट्रिक्स मेथड से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वो हमें बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हमने बेसिक्स वाली जो वीडियो है हमारी उसमें हमने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा था इस मैपिंग के बारे में कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स मेथड में मतलब लिखते हैं कि मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ज़ीरो ज़ीरो है तो ये सिचुएशन है, नॉन ज़ीरो तो ये सिचुएशन है। ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो देख रखी है बहुत अच्छी बात है, तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन 12 में हमें क्या पूछा गया है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। मतलब हमें 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस गिवन है और हमें इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम अपनी मैट्रिसेस को लिखेंगे लेट ए। अब आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, ए कौन सी मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल एक्स वाई जेड है, इसका कोफिशिएंट 1, फिर -1, फिर 1, 2 1 -3 1 1 1। तो ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स होगी 3x3। अब सेम वे से एक्स, अब एक्स आपको पता है वेरिएबल वाली मैट्रिक्स होती है एक्स वाई और z, ये है 3x1। अब उसके बाद b, ये कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड 4 0 2। ठीक है, तो ये मैंने तीनों मैट्रिसेस को लिख लिया। अब इसके बाद नाउ आपको पता है हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी written as ax is equal to b। और ये भी मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि ये इस मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू बी रखेंगे तो हमें यही मतलब कि जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो मिल जाएगा। ये जस्ट मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब आपको बताया इसके बाद हमारा काम क्या होता है। नाउ सबसे पहले we have to find a determinant। और a determinant हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको पता है, by expanding through रो 1। आपको पता है इसको हम रो 1 से ही एक्सपैंड करते हैं, वैसे इसको आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो, तो करते हैं। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 मतलब 1। तो हम A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे तो हमारे बचेगा 1 1 -3 1। अब उसके बाद A12 आपको मैंने बहुत बार बताया, अब फिर से बता देता हूँ। सेकंड एलिमेंट होता है A12, यहाँ पर आता है नेगेटिव क्योंकि ये 1 + 2 ऑड है, ये 1 + 3 4 है मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से प्लस माइनस प्लस आप याद रखोगे। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर पहले से -1 है, तो -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा बेसिकली 2 1 -3 1। नेक्स्ट प्लस फिर 1 है, फिर से 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 1 1। तो डिटर्मिनेंट को अब जस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट टॉप। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 × 1 को 1 से किया 1 -3 को 1 से किया -3, यहाँ +1 बन जाएगा। 2 को 1 से किया 2 -3 को 1 से किया -3 +1, 2 को 1 से किया 2 -1 को 1 से किया 1। तो विच एम्प्लाइज हमारा ए डिटर्मिनेंट देखो कितना आ गया, यहाँ पर बनेगा 1 + 3 मतलब 4 बन जाएगा, यहाँ पर +1 × यहाँ पर कितना बनेगा 2 + 3 +1, यहाँ पर कितना बनेगा 2 - 1 1।
तो इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट कितना आया 1 इंटू 4 1 इंटू 5 प्लस 1, तो कितना आ गया 4 प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये नॉन ज़ीरो है, आपको पता है अगर ये नॉन ज़ीरो है तो मतलब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमें ए इनवर्स को फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। और अगर ए इनवर्स में फाइंड करना है तो हमें उसके लिए एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए को निकालने के लिए हमें को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो A11 मतलब -1 की पावर -1 प्लस 1, तो हम 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 1 -3 1। तो करते हैं लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास -1 की पावर 2 मतलब E1 मतलब प्लस 1 को 1 से किया 1, -3 को 1 से किया -3, 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4। नेक्स्ट को फैक्टर A12, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा 2 1 -3 1। अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो देखो कितना आएगा 2 प्लस 1 ऑड ऑड मतलब -2 को 1 से किया 2, -3 को 1 से किया 3 -3 सॉरी। ठीक है, तो माइनस अंदर कितना आएगा 2 प्लस 3 दैट मीन्स -5। नेक्स्ट को फैक्टर A13 -1 की पावर 1 प्लस 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देते हैं, तो 2 1 1 1, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 1 प्लस 3 4 4 मतलब E1 मतलब प्लस 2 को 1 से किया 2, 1 को 1 से किया 1, तो कितना आ गया 1। तो हमने 3 को फैक्टर निकाल लिए, अभी हमारे 6 को फैक्टर्स और हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने 3 को फैक्टर फाइंड कर लिए थे, अब आगे चलते हैं A21। आपको पता है A21, तो -1 की पावर 2 प्लस 1, सेम वही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को पकड़ते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा -1 1 1 1। ठीक है, तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 2 प्लस 1 कितना होता है ऑड ऑड मतलब -1 को किया 1 से किया -1 -1 को 1 से किया 1, तो कितना आ गया -2 दैट मीन्स +2। नेक्स्ट A22, तो -1 की पावर 2 प्लस 2, तो फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बचा 1 1 1 1। ठीक है, तो अगेन वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 2 प्लस 2 कितना होता है 4 4 मतलब E1 मतलब प्लस 1 को 1 से किया 1 -1 को 1 से किया 1, तो कितना आ गया 0। नेक्स्ट A23 -1 की पावर 2 प्लस 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास कितना बच गया 1 1 -1 1। ठीक है, तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं 2 प्लस 3 5 5 मतलब ऑड ऑड मतलब -1 को 1 से किया 1 -1 को 1 से किया -1, तो माइनस अंदर कितना आएगा 2, तो -2। ठीक है, तो A31 -1 की पावर 3 प्लस 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा -1 1 -3। अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 3 प्लस 1 4 4 मतलब E1 मतलब प्लस -1 को -3 से किया 3 -1 को 1 से किया 1, तो कितना आ गया 2। A32 -1 की पावर 3 प्लस 2, सेम वही थर्ड रो सेकंड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आया 1 2 1 -3। तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 3 प्लस 2 कितना होता है 5 मतलब ऑड ऑड मतलब -1 को -3 से किया -3 -2 को 1 से किया 2,
अंदर कितना आ गया -5 मतलब +5। अब लास्ट को फैक्टर है A33 -1 की पावर 3 + 3। तो नेक्स्ट मतलब क्या करेंगे हम, थर्ड रो थर्ड कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो 1 -1 2 1। तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं 3 + 3 6 मतलब इवन मतलब प्लस। तो 1 को 1 से किया 1 -2 को -1 से किया -2। तो अंदर कितना बनेगा 1 + 2 दैट मीन्स 3। तो हमने सभी 9 के 9 को फैक्टर्स निकाल लिए। अब मुझे लिखना है को फैक्टर मैट्रिक्स, तो वो भी लिख लेते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स। तो 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। तो ये हमारी को फैक्टर मैट्रिक्स है 3 × 3। इसका मुझे करना है ट्रांसपोज करते ही मुझे मिलेगा एडजॉइंट ए। रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो हमें एडजॉइंट ए मिल गया। अब वैसे आपको पता है कि नाउ वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, और ए डिटर्मिनेंट हमारा था 10। एडजॉइंट ए आपके सामने ही है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ठीक है, तो ये हमने मतलब कि एडजॉइंट ए इनवर्स निकाल लिया। अब आपको पता है जैसे ही हमारा ए इनवर्स आ गया, अब उसके बाद हमारा सोल्यूशन हम इस फॉर्म में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाउ वी कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद x = ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स आपके सामने है, बी भी हमें पता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हम यहाँ पर थे, x आपके सामने है, ए इनवर्स हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया था, ये आपका b है। और हमेशा की तरह मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट सेम है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा 3 × 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई हमारे लिए बहुत ईजी है। तो इस स्केलर को आप बाहर रहने दो। आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम, 4 को 4 से किया 16, 2 को 0 से किया 0, 2 को 2 से किया 4। तो ये हमारी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम जब मल्टीप्लाई हमारा एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया और कोई रो नहीं है, तो सेकंड रो की बारी है। -4, 5 को 4 से किया -20, 0 को 0 से किया 0, 5 को 2 से किया तो 10। ठीक है, तो 10। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड रो, 1 को 4 से किया 4, -2 को 0 से किया 0, 3 को 2 से किया 6। ठीक, तो 1/10 = यहाँ पर कितना आएगा 20 -10 और 10। तो ये हमें एक 3 × 1 मैट्रिक्स मिल गया। अब आपको पता है इस स्केलर को भी अंदर मल्टीप्लाई करने की बारी आ गई है, तो करते हैं 20/10 -10/10 10/10। स्केलर को हम हमेशा इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20/10 कितना होगा 2, 10/10 -1, 10/10 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ since two matrices are equal, therefore corresponding elements should be सेम। ठीक है, तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए तो x की वैल्यू आई 2, y -1, z 1। तो ये हमने अपनी वैल्यूज़ निकाल ली। अब चाहो तो हमेशा की तरह इसको चेक भी कर सकते हो। अब जस्ट मैं जल्दी आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये आपकी इक्वेशंस थी, 2 -1 3, 3 + 1 4, सही है। 2 2 = 4, 4 - 1 3, 3 को 3 से किया 0, सही आ गया।
2 माइनस 1 1, 1 प्लस 1 2। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। देखो बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। भले ही आपको ये इजी लग रहे हों, भले ही आपको बोरिंग लग रहे हों, बट इनको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की बात कर लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -4, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3। अब सेम वही क्वेश्चन है, सेम 3 वेरिएबल्स हैं, मतलब 3 इक्वेशंस हैं, मतलब सेम वैसा ही सब कुछ हमें करना है। तो सबसे पहले हम अपने ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स 2, इसका 3 है, इसका 3, 1 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 माइनस 2। तो ये आपकी ए मैट्रिक्स है। अब इसके बाद एक्स मैट्रिक्स लिख लो, मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स, मतलब एक्स वाई और जेड। इसका ऑर्डर भी पहले डिसाइड होता है 3 क्रॉस 1। अब लास्ट में बी। अब बी मैट्रिक्स आपको पता है कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड, तो इसको भी मैंने लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी written as ax is equal to b। मतलब जो हमारा सिस्टम था उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब मैट्रिक्स फॉर्म में तो लिख लिया, अब सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, नाउ वी हैव टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट। और ए डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बाय एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है ये आपका ए मैट्रिक्स है और इसको हमें एक्सपैंड करना रो 1 से। वैसे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। तो सबसे पहले 2, ठीक है, तो बेसिकली मुझे 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ना है। तो मेरे पास क्या बचेगा, -2 1 -1 -2। ठीक है, उसके बाद हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस। तो 3 है यहाँ पर, तो 3 लिख लिया। अब फिर से 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को हमें छोड़ना है। तो 1 3 1 -2। अब उसके बाद अगेन प्लस, यहाँ पर है 3, तो अगेन 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को मुझे छोड़ना है। तो 1 -2 3 -1। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। और तो आपको पता है लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप, उसके बाद माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू -2 को -2 से किया 4, -1 को -1 से किया -1, -3, 1 को -2 से किया -2, 3 को 1 से किया 3, 1 को -1 से किया -1, -3 को -2 से किया -6। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 4 + 1, यहाँ पर आएगा -5, यहाँ पर आएगा -1 + 6। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 3 को 5 से करेंगे तो +15 आएगा, +3 इंटू 6 -1 5। तो कितना आ गया 10 + 15 + 15, तो कितना आ गया 40। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 40 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मतलब इसका मुझे एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसके को फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो A11 -1 की पावर 1 + 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास सेम वही -2 1 -1 -2, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। हम हमेशा इसी तरह से तो करते हैं। तो -1 की पावर 1 + 1 2, मतलब इवन मतलब प्लस। यहाँ पर 4 आएगा, -4 को -1 को 1 से किया -1, तो 4 + 1 दैट मीन्स 5। ठीक है, नेक्स्ट को फैक्टर कौन सा है, A12 -1 की पावर 1 + 2। अब सेम वे से मतलब वो 3 की बात कर रहे हैं,
तो उसको छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बच गया 1 3 1 -2। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 1 + 2 3 3 मतलब ऑड ऑड मतलब माइनस, 1 को -2 से गया -2, 3 को 1 से गया 3, तो यहाँ पर आएगा -5, तो कितना आएगा +5। अब नेक्स्ट को फैक्टर कौन सा है हमारा A13, तो -1 की पावर 1 + 3, सेम वही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 1 3 -2 -1, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 1 + 3 कितना होगा 4, 4 मतलब इवन मतलब प्लस, 1 को -1 से किया -1, 3 को -2 से किया -6, तो -1 + 6, ठीक है, तो कितना आ गया 5। नेक्स्ट को फैक्टर A21, तो -1 की पावर 2 + 1। जो को फैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो नहायती ईजी है और नहायती इसमें चांसेस हैं कि इसमें आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए काम चाहे इजी है बट इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। तो क्योंकि एक भी -+ की मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है 3, और एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि बाद में आप उसको जाके चेक करो कि कहाँ पर गलती हुई है, ठीक है। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 2 + 1 कितना होता है ऑड, मतलब 3 है ना, ऑड है, -3 को -2 से किया -6, -3 को -1 से किया -3, तो बाहर भी माइनस है, अंदर आ गया -6 + 3, दैट मीन्स -3, -6 + 3 -3, तो कितना आ गया +3। नेक्स्ट को फैक्टर A22, तो -1 की पावर 2 + 2, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात हो रही है, तो 2 3 3 -2, तो करते हैं अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 2 + 2 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, तो -4, 3 को 3 से किया 9, तो कितना आ गया -13। A23, तो -1 की पावर 2 + 3, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो कितना आया 2 3 3 -1, ठीक है। 2 + 3 5, 5 मतलब ऑड मतलब माइनस, तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 2 को -1 से करेंगे तो -2, -3 को 3 से करेंगे तो 9, तो अंदर आएगा -11 मतलब +11, तो ये भी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट A31, तो -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बचा 3 3 -2 और 1, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 3 + 1 4 मतलब इवन मतलब प्लस, 3 को 1 से किया 3, -3 को -2 से किया -6, तो यहाँ पर कितना आएगा 9, 3 + 6 9। A32, तो -1 की पावर 3 + 2, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो 2 1 3 1, तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, अब 3 + 2 5, 5 मतलब ऑड मतलब माइनस, तो यहाँ पर बाहर माइनस है, अंदर 2 -3, तो कितना आएगा -1 मतलब +1। अब लास्ट को फैक्टर है हमारा A33, तो -1 की पावर 3 + 3, ठीक है। अब इसको भी लिख लेते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बचा 2 3 1 -2, तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 3 + 3 6 मतलब इवन मतलब प्लस आएगा, 2 को -2 से किया -4, -3 को 1 से किया 3, तो कितना आ गया -7। तो देख लो हमने सभी 9 के 9 को फैक्टर्स निकाल लिए। अब को फैक्टर मैट्रिक्स लिखना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो ये हमारी को फैक्टर मैट्रिक्स है जो हमने लास्ट पेज पे हमने सभी को फैक्टर्स निकाले थे। अब इसका हमें करना है ट्रांसपोज करते ही मुझे मिलेगा एडजॉइंट ए, पहली रो को पहली कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो ये हमने लिख ली, तो 3 × 3 हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब इसके बाद नाउ ए इनवर्स,
ए इनवर्स कितना होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। अब 1/a डिटर्मिनेंट था हमारा 40, एडजॉइंट ए आपके सामने ही है 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7। तो ये हमारा एडजॉइंट ए है और इसको 1/a डिटर्मिनेंट्स मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, नाउ वी कैन फाइंड solution of system of equation with x is equal to a inverse b, और यही हमारी मैपिंग भी कहती है। तो x लिख लो x y z, ठीक है। इसका ऑर्डर भी आपको पता 3x1। अब a इनवर्स आपके सामने है 1/40, 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7, तो 3x3। अब b भी आपको पता है, b था हमारा 5 माइनस 4 और 3, ठीक है। तो ये हमारा था b 5 माइनस 4 3। अब आपको पता है हमें करना है इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करना हमें आता है। नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा ये क्यों डिसाइड करना होता है, आपको शायद याद होगा मैंने मैट्रिसेस में भी आपको बताया था कि इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका 3x1 है, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा वो ये डिसाइड करते हैं फारदेस्ट पॉइंट। तो करते हैं मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई तो हमारे लिए बहुत ईजी है, XYZ 3x1, स्केलर को बाहर रख लो। तो करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 25 5 को 5 से करेंगे, 3 को -4 से किया -12, 9 को 3 से किया 27। अब ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो की बारी है, 5 को 5 से किया 25, -13 को 4 से किया तो कितना आएगा 52 प्लस के 52, 1 को 3 से किया 3, नेक्स्ट 5 को 5 से किया 25, 11 को -4 से किया -44, -7 को 3 से किया -21, तो कितना आ गया 1/40। अब यहाँ पर 25 और 27 कितना होगा 52, और यहाँ पर आ जाएगा 40। तो यहाँ पर कितना आएगा 25 और 3 28, उसको ऐड किया 80, तो यहाँ कितना आएगा 80। तो यहाँ पर कितना आएगा 25 में से 21 गए 4 में से यहाँ पर कितना आएगा -40। तो ये हमने एक 3x1 मैट्रिक्स निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, स्केलर को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 40/40, 80/40 -40/40, तो मैंने स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 40 और 41, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, ठीक है। अब आपको पता है सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल, सिंस two matrices are equal, therefore corresponding elements should be same। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आई 1, y की कितनी आई 2, z की कितनी आई -1। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। इसको आप चेक करना चाहते हो तो रफली चेक भी कर सकते हो। x को 1 फिल किया, 2 2 3 2 6 और 8 8 -3 5, ठीक लिखा मैंने। 1 यहाँ पर 4 1 -4 -3 -1 -4, यहाँ पर आएगा 3 3 -2 1 1 +2 बन जाएगा, यहाँ पर 3 बन जाएगा। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा, यानी कि मेरा जो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने चेक भी कर लिया। अब फिर से वही कहानी, सेम वही, पहले a लिखा, फिर x लिखा, फिर b लिखा। a का डिटर्मिनेंट आया 40, मतलब नॉन ज़ीरो, मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने को फैक्टर्स निकाले, तो को फैक्टर मैट्रिक्स लिखा, एडजॉइंट a निकाला, उसके बाद a इनवर्स, उसको b से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की बात कर लेते हैं। x - y + 2z = 7
3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। अब सेम वही क्वेश्चन है, हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है और सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। अब आपको पता है कि ए मैट्रिक्स कौन सी होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स। इसका कोफिशिएंट 1, y का -1, z का 2, सेम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -5, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1, यहाँ पर 3। तो मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स लिख ली। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 3। अब आपको पता है नेक्स्ट कौन सी मैट्रिक्स होगी, x। अब x है वेरिएबल मैट्रिक्स, मतलब x, y और z तीन ही वेरिएबल हैं और इसका ऑर्डर भी सेम रहेगा 3 क्रॉस 1। अब लास्ट में b मैट्रिक्स। अब b मैट्रिक्स आपको पता है कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड, तो ये तीनों मैंने कॉन्स्टेंट्स लिख लिए और तीनों हमारी जो मैट्रिसेस हैं मैंने आपके सामने लिख दिए। अब आपको पता है नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ax इज इक्वल टू b। तो मैंने जो सिस्टम था हमारा ये वाला, इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, डिटर्मिनेंट को फाइंड करना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाउ वी हैव टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट। तो हमें ए डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है और ए डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। तो इसको हम रो 1 से एक्सपैंड करेंगे, जो हमारी जो ए मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको पता है हम मतलब कि डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, बट हम मोस्टली जो कंफर्टेबल हैं वो रो 1 से ही हैं। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला एलिमेंट है a11, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को अगर हम छोड़ेंगे तो हमारे पास बचा 4, -5, -1 और 3। नेक्स्ट a12, मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है और यहाँ पर -1 पहले से ही है। ठीक है, तो -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम को हमें छोड़ना है। तो हमारे पास कितना बचा, 3, 2, -5, 3। ठीक है, अब लास्ट मतलब कौन सा है, प्लस यहाँ पर तो 2, तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 3, 2, 4, -1। अब हमें क्या करना है, अब आपको पता है कि जो हमारा नॉर्मली प्रोसीजर रहता है, लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप, और उसके बाद माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं, 4 को 3 से किया तो कितना आएगा 12, -1 को -5 से किया +5, यह माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से किया 9, -5 को 2 को -5 से किया -10। ठीक है जी, +2, 3 को -1 से किया -3, -2 को 4 से किया 8। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा 12 -5 7 +1, अब यहाँ पर आएगा 9 + 10, ये -9 प्लस हो गया, +2 3 -3 -8 -11। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7, यहाँ पर बना 19 -22। तो 19 और 7 कितना आएगा 26 -22 मतलब 4। अब हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आया 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ सोल्यूशन बताना होता, सॉरी सोल्यूशन नहीं, सिर्फ ये बताना होता कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, जो हमने फर्स्ट से लेके 6 क्वेश्चंस तक जो ऐसा ही कुछ किया था, तो ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब हमारी मैपिंग हमें कहेगी कि यस ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब आपको पता है क्योंकि ए इनवर्स हमें एग्जिस्ट कर रहा है तो निकालना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए एडजॉइंट है, उसको निकालने के लिए कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले a11 की बात करते हैं, तो -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो सेम वही 4 जो डिटर्मिनेंट में किया था, ये रहा आपके सामने ही है। ठीक है, तो लेफ़्ट
टॉप माइनस जो बाकी रह गया, हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। तो देखो कितना आएगा, बाहर देखो +2 है, मतलब 2 है ना, T2 मतलब even मतलब प्लस 12 -5, क्योंकि -1 को -5 से करेंगे +5 आएगा मतलब 7। अब सेम वे से दूसरा को फैक्टर A12 -1 की पावर 1 + 2। अब यानी कि हमें -1 वाली रो और कॉलम को छोड़ना है, तो हमारे पास कितना बचा, 3 2 -5 और 3। फिर से वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा, बाहर 3 है मतलब ऑड मतलब माइनस, 9 -2 को -5 से किया -10, तो माइनस यहाँ पर कितना आएगा, +10 मतलब -19। तो 2 को फैक्टर निकाल लिए। अभी हमें 7 को फैक्टर्स और फाइंड करने हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने 2 को फैक्टर्स निकाल लिए थे, तो तीसरे को फैक्टर की बात करते हैं, A13, तो -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया, 3 4 2 -1। तो फिर से वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। अब 3 + 1 कितना होगा, 4, 4 मतलब even मतलब प्लस, तो -3 -2 को 4 से किया 8, तो कितना आएगा, -11, प्लस माइनस -11। नेक्स्ट को फैक्टर A21, तो -1 की पावर 2 + 1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो मेरे पास कितना बचा, -1 2 -1 और 3। सेम वही बाहर ऑड है तो माइनस, अंदर देखते हैं, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, -1 को 3 से करेंगे तो -3 -1 को 2 से करेंगे तो -2, तो कितना आ गया, -3 + 2, अंदर कितना आया, -1 मतलब +1। नेक्स्ट को फैक्टर A22, तो -1 की पावर 2 + 2, तो सेम वही सेकंड रो सेकंड कॉलम को हमें छोड़ना है, तो 1 2 2 3, ठीक है। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 2 + 2 4, 4 मतलब even मतलब प्लस, यहाँ पर 3 -2 2 = 4, तो कितना आएगा, -1। तो नेक्स्ट है A23, तो -1 की पावर 2 + 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 -1 2 -1, तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। अब 2 + 3 5 मतलब ऑड माइनस, ठीक है। 1 को -1 से किया -1, -2 को -1 से किया -2, तो -1 + 2, तो कितना आ गया, 2 - 1 1, तो -1। नेक्स्ट है A31, तो -1 की पावर 3 + 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बचा -1 2 4 और -5। तो फिर से वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। अब 3 + 1 4 मतलब even मतलब प्लस, -1 को -5 से किया 5, -4 को 2 से किया 8, तो कितना आया, -3। अब नेक्स्ट A32, तो -1 की पावर 3 + 2, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो कितना आ गया, 1 3 2 -5, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं, तो 5 मतलब माइनस, ठीक है। तो 1 को -5 से किया -5, -3 को 2 से किया 6, तो माइनस अंदर -11 है तो +11। अब लास्ट को फैक्टर है A33, -1 की पावर 3 + 3, तो कितना बच गया हमारे पास, 1 -1 3 और 4, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं, 3 + 3 6, 6 मतलब even मतलब प्लस, 4 3 को -1 से किया -3, तो 4 + 3 कितना आ गया, 7। तो देख लो हमने सभी 9 के 9 को फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स, तो वो लिखते हैं। को फैक्टर मैट्रिक्स कितनी आएगी, 7 -19 -11
1 -1 -1 -3 11 और 7। तो ये मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख ली। अब मुझे इसका करना है ट्रांसपोज करते ही मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। पहली रो को पहली कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो मैंने एडजॉइंट ए तो इसका निकाल लिया। ठीक, अब ऐसा करते हैं, इन्वर्स है उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है लास्ट पेज पे हमने एडजॉइंट ए को कैलकुलेट किया था, और ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 4 और ये एडजॉइंट ए की वैल्यू, तो हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है। नाउ वी कैन फाइंड solution of system of equation with x is equal to a inverse b। ठीक है, तो x हमारे पास था x y z। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 3x1। ए इनवर्स आपके सामने है, मैंने आपके सामने अभी भी लिखा है, 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7। ठीक है, 3x3। अब बी आपके सामने है, वो हमने सबसे फर्स्ट पेज पे लिखा था जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, 7 -5 और 12 कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, और हमेशा की तरह मल्टीप्लिकेशन होने के लिए इनके ये नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ऑर्डर कौन डिसाइड करते हैं, फारदेस्ट पॉइंट। तो 3x1, तो ये क्या डिसाइड करते हैं, हमारा ऑर्डर। तो करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इजी है, x y और z। ठीक है, तो 3x1 ये मैट्रिक्स है, इस कांस्टेंट को आप बाहर रहने दो, स्केलर को, इसकी रो को इसकी कॉलम के साथ, 7 7 49, 1 को -5 से किया -5, -3 को 12 से किया -36। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एक एलिमेंट आ गया। अब इसके बाद और भी कॉलम नहीं है, तो सेकंड रो की बारी है। -19 को 7 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 133, -133। अब सेम वे से -1 को -5 से करेंगे तो +5, 11 को 12 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 132। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास कितना आया, -11 को 7 से किया -77, -1 को -5 से +5, 7 को 12 से 84। तो ये हमने मल्टीप्लाई तो ईजिली कर लिया, प्लस माइनस भी कर लेते हैं, बहुत ईजी है। तो ये कितना बना, -41, तो यहाँ पर 8 रह गया। ये -1 + 5 4, 84 और 5 89, 89 में से 77 गए तो हमारे पास यहाँ पर बचा 12। ठीक है, अब इस स्केलर को भी मल्टीप्लाई करना है तो वो भी कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज x y z। तो 3x1 है ना, तो इस स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो तो 8/4, 4/4, 12/4। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, x y और z। ठीक है, तो 3x1 यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 4 4 = 1, 4 3 = 12। तो बहुत अच्छी वैल्यूज़ आई हैं। तो अब आपको पता है, सिंस two matrices are equal, therefore corresponding elements should be same। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो x कितना आएगा 2, y कितना आएगा 1, z कितना आएगा 3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है, और इसको आप चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर 2 फिल करो, या फिर इक्वेशंस है, ठीक है, 2 - 1 1 और 2 3 6 6 और 1 7, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर फिल करना 2 6 बनेगा, 6 और 4 10, 10 - 15 -5, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो 4 - 1 3, 3 3 = 9, 9 2 3 12। तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने चेक भी कर लिया।
तो देखो सेम वही क्वेश्चन जो मैंने आपको आज तीनों क्वेश्चंस करवाए हैं, तीनों सेम थे। सबसे पहले हमने क्या किया, मतलब सब में हमने मैट्रिक्स लिखे ए एक्स और बी सबके, उसके बाद सबके लिए हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, सबका नॉन जीरो था मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैंने सभी के को फैक्टर्स निकाले, उसको यहाँ पर फिल किया और अल्टीमेटली उसको बी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने हल्के में नहीं लेना, इनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि क्योंकि देखो मेन जो इस क्वेश्चन का फोकस है वो कहाँ पर है, ए इनवर्स पर है। और अगर ए इनवर्स निकालने के लिए मैं थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं और अगर उसमें प्लस और माइनस में मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर +3 लिख दिया होता तो मेरा आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा, और वहाँ पर एग्ज़ाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अब दोबारा से अपनी गलती ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर अगर एक बार हमारा क्वेश्चन गलत हो गया तो हमारा जो मतलब कि हमारा जो मन होता है ना या मोराल होता है वो बहुत डाउन हो जाता है, और हमें अजीब सी फीलिंग आती है कि जो क्वेश्चन हमें आता है वो भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन आपको फेस ना करनी पड़े, तो इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को, चाहे ये ईजी हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है।